हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 1 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एंड 26 एज वेल एज जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं अपकमिंग टाइम में, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर हम ये भी देखेंगे कि इन खबरों में से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस तरह से एमसीक्यू फ्रेम किए जा सकते हैं, सवाल वेरियस अलग अलग एग्जामिनेशन में किस तरह से जो है पूछे जा सकते हैं। एंड अगर कहीं पे आंसर राइटिंग में आपको इसमें से किसी भी न्यूज का एग्जांपल कोट करना है, कहीं पे डाटा का इस्तेमाल करना है, तो आपको कैसे करें ताकि इफेक्टिव आंसर आप लिखकर तैयार कर सकें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। तो काफी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए एंड इट्स माय गारंटी ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनहांस करेगा। एंड इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 1 अप्रैल 2025 इसका द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। चलें पहली न्यूज देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री rejected reports of US media claiming that Hindustan Aeronautics Limited supplied items sourced from British company to Russia. They termed it as misleading and factually incorrect. मतलब ये कि हमारा जो विदेश मंत्रालय है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने अमेरिका की मीडिया में, अमेरिका के एक अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या HAL ने एक ब्रिटिश कंपनी से कुछ सामान खरीदा, स्पेसिफिकली कुछ मिलिट्री या फिर कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने उनसे खरीदा और रशिया को हमने उसको सप्लाई कर दिया। ये इल्जाम लगाया गया है यूएस मीडिया में एक अखबार के द्वारा हमारे ऊपर। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अब इस पर्टिकुलर न्यूज को खारिज किया है। उन्होंने ये बोला है कि ये एक तो गलत रिपोर्ट है, ये सही रिपोर्ट नहीं है, दूसरा ये पूरी तरह से मिसलीडिंग है, लोगों को भ्रमित करने वाली है और ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। इसमें जो फैक्ट्स बताए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। दूसरे शब्दों में हम लोगों ने ये बोला है कि यूएस मीडिया इंडिया के बारे में एक फेक न्यूज चला रहा है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब खबर के अंदर की बात क्या है वो हम लोग देखते हैं। मैटर यह है कि अमेरिका में एक अखबार है जिसका नाम है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी और उसमें उन्होंने ये बोला कि एक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है एमआर स्मिथ ग्रुप। अब ये जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर है ये खासतौर पे एरोस्पेस से रिलेटेड सामान बनाता है, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड जो है, आप चाहे उसमें आपके कमर्शियल आपके जो प्लेन्स हैं उसकी बात हो या फाइटर जेट्स हो, वो सारे के सारे वो कुल मिला के एरोनॉटिक्स का काम करते हैं। अब ये जो एरोस्पेस का मैन्युफैक्चरर है एमआर स्मिथ ग्रुप, इसका एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है टेकेस्ट। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी और उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि टेकेस्ट नाम की जो एक कंपनी है इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है वो भेजे थे, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स इनको सप्लाई किए थे। अब HAL ने ये किया है कि उन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को रशिया की एक आर्म्स एजेंसी है जिसका नाम है रोसबोरॉन, जिसके ऊपर फिलहाल सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसको सप्लाई कर दिया। और इसके बाद में ये लोग ये बोलते हैं कि लगभग 2 मिलियन के करीब जो है, 2 मिलियन की कीमत के रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी, अब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा, रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी वर्ड जो है यहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो लगभग 2 मिलियन के करीब की कीमत की रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी जो है भारत को टेकेस्ट के द्वारा भेजी गई थी और इसको फिर जो है अल्टीमेटली रशिया को शिप कर दिया गया। दूसरे शब्दों में इस अखबार में ये जो न्यूज छपी थी इसने हम पर यह आरोप लगाया है कि हम रशिया को हथियार या हथियारों से रिलेटेड कोई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहे हैं और ना सिर्फ हम कर रहे हैं, हम दूसरों से खरीद कर उसको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस तरीके का इल्जाम लगाया गया था। अब यहां इस पे आगे बढ़ने के पहले एक बात, क्योंकि हम लोगों ने जो है क्रिटिकली बोल दिया है कि भाई ये गलत न्यूज है, फैक्चुअली गलत है, ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है और ये प्रोपेगेंडा के तहत में न्यूज चलाई जा रही है, ये हम लोगों ने बोल दिया है। अब यहां पे खास तौर पे जो रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी वर्ड है इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, इसकी वजह यह है भारत को दबाव में लाने के लिए जो बाहरी शक्तियां लगातार काम कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी बेसिकली जो खबर छपवाई गई है ये उन्हीं के षड्यंत्र हैं और बेसिकली ये सारी कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से हमारे ऊपर एक तो प्रेशर बिल्डअप किया जाए। रशिया के साथ हमारा जो व्यापार चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हाँ इनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, फिर भी हमने दुनिया की बात ना मानते हुए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया से तेल खरीदा और बाकी चीजों का हमारा व्यापार तो चल रहा है। एक तो इसे हम किसी तरीके से डिसकंटिन्यू करें इनके प्रेशर में आके, दूसरा ये कि अभी एलिगेशंस वगैरह लगेंगे और इसके बाद में अगर इसको कैटेगोरिकली हम लोग रिजेक्ट करते हैं, इतने भर से तो बात बनेगी नहीं, दुनिया फिर एक्सपेक्ट करेगी कि हम लोग रशिया के खिलाफ कुछ कदम वगैरह उठाएं, तो इससे उनके साथ में हमारे रिलेशनशिप जो है वो खराब कराने की एक तरीके की कोशिश है। बेसिकली ये जियोपॉलिटिक्स है, चलती रहती है, हर देश और उसके खिलाफ काम करने वाले जो समूह है इस तरीके के कुछ ना कुछ हिट जॉब करते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है ये भी एक तरीके का हिट जॉब है, मगर ये पूरा का पूरा जो है प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ खड़ा किया गया है कि हम ब्रिटेन की कंपनियों से 2-2 बिलियन यानी कि 20 लाख के करीब जो है डॉलर की रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी, खास तौर पर एम्फेसिस करके वर्ड इस्तेमाल किया गया है ताकि दबाव बनाया जा सके, प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरीके का सामान हम लोग खरीद रहे हैं और उसके बाद में उसे रशिया को सप्लाई कर दे रहे हैं। ये आपका जो है इन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया।
अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय ने यह बोला है कि हम जितने भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो सारे के सारे फॉलो करते हैं और एंड यूजर जो कमिटमेंट होता है उनको भी हम लोग पूरी तरह फॉलो करते हैं। एंड यूजर कमिटमेंट का मतलब क्या है? वो आदमी जो किसी भी आपका प्रोडक्ट को अगर फाइनली खरीद रहा है तो उसका इस्तेमाल करते वक्त में उसके साथ में उसको क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं एंड यूजर कमिटमेंट। तो इनका कहना यह है कि हम जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं और जितने भी आपके एंड यूजर कमिटमेंट हैं वो सबके सब फॉलो करते हैं। हमारी हर कंपनी इंक्लूडिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इन सबको फॉलो करती है। और ये जो रिपोर्ट छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, इट हैज ट्राइड टू फ्रेम इश्यूज, डिस्टॉर्ट फैक्ट्स टू सूट अ पॉलिटिकल नैरेटिव। वही बात जो मैंने कही थी कि हमको एक खास तरीके का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है भारत के खिलाफ, एक जो कैंपेन चलाया जा रहा है, ये उस नैरेटिव को सूट करते हुए इस पूरे के पूरे इशू को जो है फ्रेम किया गया है, फैक्ट्स वगैरह जो है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है और एक मिस इंफॉर्मेशन का कैंपेन जो है हमारे खिलाफ चलाया जा रहा है। अब ये न्यूज आप लोगों से शेयर करने के पीछे की जो वजह है वो यह है कि जिससे आपको समझ में आए इंटरनेशनल प्रेशर किस तरह से काम करता है। खास तौर पे जीएस में जो आपके मेंस में इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स वगैरह के ऊपर अगर आपको कभी कुछ लिखने के लिए आए, कहीं भी कुछ बोलने के लिए आए, तो किस तरह से बाहर बैठे हुए प्रेशर ग्रुप्स हिट जॉब करवाते हैं। ये जो इंटरनेशनल किस्म की रेप्यूटेशन के अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट हो गया, अब इसमें एक बार खबर छप गई तो कम से कम हम प्रेशर में तो आएंगे। प्रेशर में आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ हमसे सवाल जवाब किए जाएंगे, सवाल जवाब होगा, फिर काउंटर क्रिटिसिज्म होगा और ये सारी चीजें करके किसी भी देश के ऊपर या उसकी सरकार के ऊपर दबाव बनाने के सारे जो है प्रयास किए जाते हैं। अब इनको आउट मनूवर करने के लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वही हम लोगों ने किया। हमने सिरे से जो है आपकी जो खबर है इसी को हमने बोल दिया कि भाई तो गलत है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है और हमने क्लियर कह दिया कि पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसको सूट करने की कोशिश इस पर्टिकुलर समाचार को चलाकर की जा रही है। तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप कोट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं और मीडिया का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। अगर ये भी लिखने के लिए आए कि मीडिया पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है, टूल के तौर पर कैसे यूज होता है, तो वहां पर भी आप इस एग्जांपल को जो है कोट कर सकते हैं। बहरहाल अब यहां पे दो तीन बातें हैं जो अपने अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो तीन क्वेश्चंस यहां से बनता है, वो देख लेते हैं। जीएस मेंस के हिसाब से तो ये न्यूज अपने काम की है। एक तो प्रोपेगेंडा की ताकत क्या होती है, उसके एग्जाम्पल के तौर पर इसे कोट किया जा सकता है। प्रेशर ग्रुप्स किस तरह से काम करते हैं, हिट जॉब कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं और मीडिया जो है उसको एक वेपन के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी हमको यहां पर देखने के लिए मिलता है। तो ये दो तीन बातें हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर न्यूज को आप कोट कर सकते हैं। इस तरीके के टॉपिक अगर कहीं पर आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे कुछ लिखने के लिए आता है, तो वहां पर आप इस न्यूज के कुछ एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां से कौन कौन से बनते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि ये जो टेकेस्ट नाम की कंपनी है या फिर ये आपका MR स्मिथ ग्रुप नाम की जो कंपनी है या फिर ये जो आपकी कंपनी है जो हाल फिलहाल न्यूज में बनी हुई थी, ये किस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करती हैं, तो अपने को याद रखना है एविएशन या फिर एरोनॉटिकल सेक्टर से ये बिलोंग करती हैं। हालांकि ब्रिटिश कंपनी है बट अपने लिए काम की इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका नाम लेकर अपने ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया। दूसरा ये कि अमेरिका ये जो रॉसबोरॉन नाम की जो कंपनी है ये भी अपने पूछा जा सकता है कि रॉसबोरॉन बेसिकली क्या है, तो याद रखना है एक रशियन कंपनी है, एक डिफेंस से रिलेटेड रशियन कंपनी है, आर्म सप्लाई वगैरह करती है रशियन आर्मी को। एंड ये न्यूज में क्यों बनी हुई है, क्योंकि इसका भी HAL के साथ में और इंडिया के साथ में एलिगेशन लगाकर ये इस तरीके की फेक न्यूज जो है हमारे खिलाफ में चलाई गई थी। तो ये दो क्वेश्चंस जो है यहां से अपने बनकर तैयार होते हैं, मगर स्पेसिफिकली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज जो है इंपॉर्टेंट है। जिन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया उसमें अगर या उस तरीके के टॉपिक्स में अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप इसके एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। चले दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हम लोग हमारा जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ फोरकास्ट किए हैं, कुछ भविष्यवाणियां करी हैं। ये जो पूरा समर सीजन अभी पड़ा हुआ है इसके लिए और उसके बाद में जो मानसून सीजन आएगा, जो बारिश का मौसम रहेगा उसके लिए, तो उन फोरकास्ट को हम लोग इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। देखते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट फॉर समर्स एंड मानसून दिस ईयर। पहला फोरकास्ट है IMD रूल्ड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ एन अल नीनो इन मानसून दिस ईयर, यानी कि इस साल का जो मानसून आएगा उसके अच्छा रहने की संभावना है, क्योंकि इस साल किसी तरीके का कोई अल नीनो होने का या अल नीनो का जो इफेक्ट है वो होने की संभावना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार नहीं। अब अल नीनो का मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, इसका जो इक्वेटर के आसपास का एरिया पड़ता है, जो बेसिकली सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का रीजन है, वहां पर देखा यह जाता है कि हर कुछ सालों में टेम्परेचर जो है एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जब जब उस एरिया का टेम्परेचर एवरेज से ज्यादा होता है तब तब ये देखा जाता है कि भारत में मानसून कमजोर हो जाता है या फिर मानसून की बारिश कम होती है। अब ये जो फेनोमेनन है इसको बोला जाता है अल नीनो। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है कि इस साल अल नीनो का कोई प्रभाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा और मानसून के ऊपर, एंड मानसून की बारिश अच्छी रहने की संभावना है, सामान्य मानसून रहने की संभावना है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं तो आगे का डिस्कशन आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अल नीनो होता क्या है ज्यादा बेहतर तरह से एक बार आप समझ लोगे तो एक तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस आगे जो अपने को न्यूज डिस्कस करनी है वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। ये साउथ अमेरिका है,
ये पूरा का पूरा साउथ अमेरिका का तट है। साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है यहां कहीं पे, इसका नाम है पेरू। अब पेरू के तट पर जो पानी है, जो समुद्र की लहरें हैं, इनको बोला जाता है कोल्ड वेव्स, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो सामान्यतः जो आपका ओशियन का टेम्परेचर है उससे कम रहता है। उसका एवरेज टेम्परेचर ओवरऑल ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे कम रहता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि पेरू के तट पर, या पेरू के तट पर ठंडा जो आपके जो कोल्ड वाटर की वेव्स हैं वो आपको फ्लो करती हुई दिखती हैं। अब हर कुछ सालों में ये होता है, आपको ये पता चलता है, हर कुछ सालों में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि पेरू के तट पर कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर की वेव्स जो है वो बहना शुरू हो गई है, हॉट वेव्स जो है वो जनरेट होने लगी हैं। दूसरे शब्दों में यहां पर जो पानी फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर आपका जो पूरे के पूरे ओशियन का एवरेज टेम्परेचर है उससे ज्यादा हो गया। अब जब जब ये चीज होती है तब तक ये देखा जाता है कि सेंट्रल आपका जो पैसिफिक का जो रीजन है, या फिर इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो रीजन है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब जब ये होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तब तब ये देखा गया है कि मॉनसून जो है वो अपना कमजोर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा सेंट्रल पैसिफिक तपेगा, या जितना ज्यादा यहां पे एवरेज टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज्यादा अपना मॉनसून खराब होता है, उतना ज्यादा अपना मॉनसून बुरा आता है। एंड कई बार जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस कर जाता है, तब ये देखा गया है कि अपना मॉनसून पूरी तरह फेल हो जाता है, बहुत ही नाम मात्र की बारिश होती है, अकाल पड़ जाता है, उस तरीके की परिस्थितियां अपने यहां जनरेट होती हैं। तो अल नीनो का जो फेनोमेनन है, इसका जो एक डायरेक्ट लिंक या फिर एक डायरेक्ट कनेक्शन है वो भारत के मॉनसून के साथ में, या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मॉनसून के साथ में देखा गया। तो इस बात को समझ लीजिएगा क्या होता है कहानी। पेरू के आसपास आपको जनरली कोल्ड वाटर करंट जो है फ्लो करती हुई दिखती हैं, मगर हर कुछ सालों में ये होता है कि ये कोल्ड वाटर करंट्स हॉट वाटर करंट से रिप्लेस हो जाती हैं। जब जब ये हॉट वाटर करंट से रिप्लेस होती हैं, तब तब क्या होता है, सेंट्रल पैसिफिक के आसपास का जो पूरा इलाका है, प्रशांत महासागर के का जो मध्य का पोर्शन है, जो इक्वेटर के आसपास का रीजन है, यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तब तब क्या होता है, भारत का जो मॉनसून है वो खराब होता है, और यहां टेम्परेचर जितना ज्यादा आएगा, आपका मॉनसून उतना ज्यादा खराब आएगा। एक सर्टेन लिमिट से अगर ज्यादा ये बढ़ जाता है, तब ये देखा जाता है कि आपका जो मॉनसून है वो फेल हो गया है, फिर भारत में अकाल पड़ता है। तो अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का क्या कहना है, इनका कहना है कि इस साल की जो बारिश है, या इस साल का जो मॉनसून है, उसके ऊपर अल नीनो का कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दूसरे शब्दों में, सेंट्रल पैसिफिक का जो आपका रीजन है वो तपेगा नहीं, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो उसका जो टेम्परेचर है वो एवरेज से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। आईएमडी ने इनफैक्ट ये बोला है कि इस साल न्यूट्रल अल नीनो रहेगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पैसिफिक का जो इलाका है उसका जो टेम्परेचर जितना रहता है सामान्य उसी के आसपास रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब हुआ जनरली आपका अल नीनो का जब भी टेम्परेचर, अल नीनो का जब भी फेनोमेनन होता है, तब होता यह है कि सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर कम से कम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होता है, और ये एवरेज टेम्परेचर की बात हो रही है। आपका जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर है 0.5 से लेकर 1 डिग्री के आसपास तक इंक्रीज हो जाता है। जब जब ये इंक्रीमेंट आपको एवरेज टेम्परेचर में देखने के लिए मिलता है, आपकी मॉनसून की ऐसी की तैसी हो जाती है, कुल मिलाकर आप ये कह लीजिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मॉनसून है वो खराब हो जाता है। अब आपका क्योंकि मॉनसून खराब हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर आपकी पूरी सिविलाइजेशन जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर सब लोगों की जो है जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इनका कहना यह है कि जनरली आपका जब अल नीनो होता है, तब आपके एवरेज टेम्परेचर सेंट्रल पैसिफिक का 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, मगर जब न्यूट्रल अल नीनो होता है, उस वक्त में इस तरीके का कोई भी राइज आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और इस साल जो है बेसिकली न्यूट्रल अल नीनो रहने की संभावना है, यानी कि ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है वो इस साल देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब अगर ये इस साल देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आपका जो मॉनसून है, जाहिर सी बात है वो नॉर्मल आएगा, उसके ऊपर इस पूरे के पूरे हीटिंग वीटिंग का कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पूरी की पूरी चीज नहीं होगी। 2023 जो था वो एक अल नीनो ईयर था। 2023 में मतलब ये पूरी चीज हुई थी कि आपका जो एवरेज टेम्परेचर है वो मिनिमम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंट्रल पैसिफिक का इंक्रीज हुआ था, और उसके चलते 2023 में अल नीनो के फेनोमेनन के कारण लगभग 6% का जो डेफिसिट है वो मॉनसून में देखने को मिला था। सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उसका 6% कम बारिश हमको देखने को मिली थी। 2024 जो है वो उसमें न्यूट्रल कंडीशंस प्रिवेल कर गई थी, अल नीनो का फेनोमेनन नहीं हुआ था, तो उसके कारण लगभग 8% ज्यादा बारिश हुई थी। सामान्य तौर पर जितनी बारिश होती है उसका 8% सरप्लस हमको यहां पर देखने के लिए मिला था। तो सीधी सीधी सी बात है, अल नीनो आएगा हमारे लिए ठीक नहीं होगा, अल नीनो नहीं आएगा हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। और इस साल जो है अल नीनो आने की संभावना नहीं है, अल नीनो का फेनोमेनन होने की संभावना नहीं है, और इसी के कारण हमारा जो मॉनसून है कुल मिलाकर सामान्य रहने वाला है। तो एक तो ये फोरकास्ट हो गया। हालांकि इनका यह भी कहना है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का यह भी कहना है कि भारत में इस साल जो टेम्परेचर रहने वाला है, सामान्य तौर पर जो गर्मी पड़ने वाली है वो जितनी पड़ती है उससे और ज्यादा होगी। आपका जो एवरेज टेम्परेचर है, या आप यूं कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो रहने वाला है वो नॉर्मल से ऊपर की तरफ रहेगा, गर्मी और ज्यादा प्रचंड होगी, और ज्यादा जो है आपको समर्स जो है और ज्यादा इंटेंस होते हुए देखने को मिलेंगे। इनका ये सबसे पहले तो ये कहना है कि अप्रैल से लेकर जून के महीने में, अप्रैल से लेकर जून के बीच में इंडिया में लगभग 4 से 7 हीट वेव्स
के दिन आते हैं, 4 से 7 दिन ऐसे आते हैं जिसमें यह बोला जाता है कि हीट वेव चल रही है। अब हीट वेव का मतलब क्या होता है? हीट वेव का मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है वो या तो 45 डिग्री से ज्यादा हो गया है, या फिर आपका जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है आपके रीजन का, आपका टेम्परेचर उससे 5 डिग्री ज्यादा हो गया। जैसे केरल विरल में आप रहते हो, केरल में लेट से सामान्य टेम्परेचर आपका 25 डिग्री है। अब वहां पे अगर टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया तो फिर ये आपके एवरेज टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 60 डिग्री ज्यादा है। तो यहां पर हम लोग ये बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। इसी तरह से अगर लेट्स से अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान वगैरह के इलाके की, वहां पे 40 डिग्री जो है टेम्परेचर आपका सामान्य रहता है। अब यहां अगर 48 डिग्री टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है तो फिर हम यहां पर भी बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। तो ये याद रखिएगा, हीट वेव की डेफिनेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा हो गया है तो फिर वहां पे हम ये बोलेंगे कि हीट वेव चल रही है। या फिर अगर आपका जो भी नॉर्मल टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर रहता है, अगर टेम्परेचर उससे 5 डिग्री से ज्यादा हो गया, अगर 25 है तो फिर 30 से ज्यादा हो गया, 35 है तो 40 से ज्यादा हो गया, ऐसी कंडीशन में भी हम लोग ये बोलते हैं कि वहां पर हीट वेव चल रही है। तो सामान्यता होता यह है कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में अगर आपके यहाँ नॉर्मल गर्मी पड़ रही है तो 4 से 7 दिन ऐसे आते हैं जब आपको हीट वेव चलती हुई देखने के लिए मिलती है। इस बार इनका कहना यह है कि ऑन एन एवरेज अप्रैल से जून के बीच में कम से कम 10 दिन हीट वेव चलेगी, और ये एवरेज बात हो रही है, इसका मतलब मानकर चलिए 15-20 दिन जो है आपको लू के थपेड़े देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्योंकि एवरेज कैलकुलेशन है, नंबर हमेशा एक्चुअल में जो है इससे ज्यादा ही जाएगा। तो ये बात क्लियर है कि प्रचंड इस बार जो है गर्मी आपको देखने के लिए मिलेगी। 4 से 7 सामान्य हीट वेव्स होती हैं, मगर इस बार मिनिमम 10 की प्रोजेक्शन इन लोगों के द्वारा की गई है। अब अगर मिनिमम प्रोजेक्शन 10 की ये कर चल रहे हैं तो 15 से 20 ऐसे दिन आएंगे मानकर चलिए जिसमें लू के थपेड़े हमको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा इनका कहना यह है कि अबो नॉर्मल नंबर ऑफ हीट वेव डेज ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया एंड प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो किन किन इलाकों में आपको हीट वेव चलती हुई देखने को मिलेंगी ज्यादा नंबर ऑफ डेज तक के लिए? एक तो पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर, सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है वहां पर, और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स जो है वहां पर। अब फिर समझिएगा इस बात को कि नॉर्थ ईस्ट में जो हीट वेव चल रही है वो वहां के एवरेज टेम्परेचर में अगर 5 डिग्री या उससे ज्यादा का उछाल आता है तो उसको बोलते हैं। हो सकता है 28-30 डिग्री में भी वहां पे शायद हीट वेव चल जाए अगर वहां पे टेम्परेचर आपका 20-22 डिग्री से ज्यादा नहीं रहता है तो। मगर आपका जो मध्य भारत का इलाका है नॉर्थ वेस्ट में, तो फिर 48-39 के आसपास टेम्परेचर जाने की पूरी संभावना है, और कुछ जगहों पर हो सकता है शायद 50-50 भी टच कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर यह है कि भारत के एक बड़े पोर्शन में इस बार आपको हीट वेव्स चलती हुई दिखेंगी। अबो से ज्यादा जो नॉर्मल से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो लंबे वक्त तक जो है यहाँ पर प्रिवेल करने वाला है। अबो नॉर्मल टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब वो जगह जहां पर हीट वेव नहीं भी चलेंगी उसके लिए भी इनका यही कहना है कि ये तो खैर वो इलाके हैं जहां पे आपको हीट वेव देखने को मिलेंगी, मतलब यहाँ तो आग बरसने वाली है, मगर इसके अलावा भी वो इलाके जहां पर हीट वेव नहीं चलेंगी वहां पर भी आपको टेम्परेचर सामान्य देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर भी जितनी गर्मी पड़ती है आमतौर पर उससे ज्यादा गर्मी देखने के लिए मिलेगी। वजह है ग्लोबल वार्मिंग। तो सीधे सीधे शब्दों में ये बोला जाए, गर्मी भयानक होने वाली है, प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है, एंड वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अभी तो खैर अप्रैल ही चल रहा है, मई है, जून आपका पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। मानसून तो जुलाई के पहले लगभग आता ही नहीं है। भले वो कहने के लिए बोल देते हैं कि जून से मानसून शुरू का महीना माना जाता है, बट वो जुलाई के पहले पहले कहीं तक पहुंचेगा नहीं आपके नॉर्थ के इलाकों में। तो कुल मिला के पूरा आपका अप्रैल या 15-20 अप्रैल के बाद से, और उसके बाद में पूरा मई और जून के लगभग 15-20 दिन भयानक गर्मी पड़ने वाली है, और हमको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये जो है इस न्यूज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अल नीनो क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो आपसे करते बनना चाहिए। दूसरा ये कि इस साल जो है आपका ये अल नीनो का जब का फेनोमेनन जब होता है तब सेंट्रल पैसिफिक में एवरेज टेम्परेचर कितना राइज करता है? जवाब हो जाएगा मिनिमम 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करता है। इस साल किस तरीके के आपके इस साल किस तरीके के अल नीनो का प्रोजेक्शन किया गया है? जवाब हो जाएगा न्यूट्रल अल नीनो का प्रोजेक्शन किया गया है, और उसके चलते मानसून नॉर्मल रहने की संभावना है। एंड इसका पिछले साल जो 2024 गया था उसमें किस तरीके की बारिश हुई थी? तो नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई थी क्योंकि न्यूट्रल अल नीनो था। उसके पहले अल नीनो की कंडीशंस प्रिवेल कर गई थी 2023 में, तो टेम्परेचर आपका तो आपकी जो बारिश है वो 6% कम हुई थी। ये कुछ बात हो गई। हीट वेव की डेफिनेशन एक पूछी जा सकती है, तो अपने को याद रखना है किसी भी जगह अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाए, या फिर जो भी आपका नॉर्मल वहां पे टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहता है उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ज्यादा हो जाए तो हम लोग ये बोलते हैं कि हीट वेव चलती है। सामान्यतः भारत में अप्रैल से लेकर जून के महीने के बीच में 4 से 7 हीट वेव आपको देखने को मिलती है, मगर इस बार कम से कम 10 की बात की गई है, तो मानकर चल रही है 15 से 20 हीट वेव जो है आपको देखने को मिलेंगी। और लगभग वो इलाके सेंट्रल इंडिया, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक तो इस इलाके में हीट वेव्स हैं, और इसके अलावा भी वो पोर्शन जहां पे हीट वेव्स नहीं है वहां पे एवरेज से ज्यादा टेम्परेचर हमको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो है भविष्यवाणियां की गई है। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।
चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार यह है कि नीति आयोग स्टेट फाइनेंसेस के ऊपर एक नया पोर्टल लॉन्च करने वाला है। इस पोर्टल के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि स्टेट्स को कितना पैसा दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किस आधार पर दिया जा रहा है, कितना उसमें से खर्च हो रहा है, कितना खर्च नहीं हो रहा है, और भी दूसरी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर स्टेट फाइनेंस के रिस्पेक्ट में देखने को मिलेगी। तो ये अपना समाचार है। अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। एमिड कंप्लेंट्स बाय नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंस मिनिस्टर विल लॉन्च अ पोर्टल डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन स्टेट फाइनेंसेस। तो काफी वक्त से ये बयानबाजियां तो खैर राजनीतिक तौर पर होती रहती हैं, मगर काफी वक्त से वो स्टेट्स जिनमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, खासतौर पे साउथ में पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, अभी लास्ट ईयर तक जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, और भी बाकी जगहों पे जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट्स नहीं है, उन राज्यों के द्वारा या उन राज्यों की सरकारों के द्वारा ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे या फिर ये कंप्लेंट की जा रही थी कि भाई स्टेट्स के, हमारे स्टेट्स के साथ में फाइनेंसेस के शेयरिंग में, रिसोर्सेज की शेयरिंग में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस तरीके के बयानबाजी की जा रही थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसमें से काफी सारी बयानबाजी तो खैर पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजियां होती रहती हैं। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी की जगह किसी और पार्टी की अगर गवर्नमेंट होती सेंटर में और बीजेपी की गवर्नमेंट होती स्टेट्स में, तो शायद वो भी यही बयानबाजियां कर रहे होते। तो ये चलती रहती हैं बातें। बट फिर भी क्योंकि काफी वक्त से ये कंप्लेंट्स की जा रही थी कि भाई हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिसोर्सेज की शेयरिंग में, फंडिंग वगैरह की शेयरिंग में, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने अब एक नया पोर्टल जो है लॉन्च करना है, या फिर बहुत जल्दी वो इसकी लॉन्चिंग करने वाली है। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इनकी मदद इसमें करी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NGACR ने। जो स्टेट फाइनेंसेस वगैरह जो है, अब इन सबको ध्यान में रखते हुए एक नया पोर्टल जो है इन दोनों ने मिलकर बनाया है, और फाइनेंस मिनिस्टर इसको लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल की खासियत यह है कि इसमें स्टेट के रिस्पेक्ट में उनको पैसा जो दिया जा रहा है, उनसे जो रिसोर्सेज की शेयरिंग हो रही है, किस बेसिस पर हो रही है, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सारी शेयरिंग की जा रही है, इसका बहुत आपको डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो द पोर्टल विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑन अबाउट डाटा ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। सबसे पहले तो सोशल पैरामीटर्स की, आपकी वहां की जो सामाजिक स्थिति है वो क्या है, पॉपुलेशन कितनी है, कितनी डेमोग्राफी है, किस इलाके में वो पॉपुलेशन का कंसेंट्रेशन कितना है, फिर कास्ट वाइज उसका डिवीजन क्या निकल कर आता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बेसिस पे क्या डिवीजन है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी क्या है, और बाकी जितनी भी चीजें आपके सोशल पैरामीटर से रिलेटेड है वो सब देखा जाएगा। उसके बाद में इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखे जाएंगे कि आपका स्टेट पिछड़ा स्टेट है, डेवलपिंग स्टेट है, डेवलप्ड स्टेट है, फाइनेंशियली कितना ज्यादा सेल्फ सस्टेनिंग है, कितने रिसोर्सेज उसको जो है फाइनेंस कमीशन ने अलॉट किए कि जो आपके रिकमेंडेशंस उसके बेसिस पे मिलने चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें। इसके बाद फिस्कल पैरामीटर्स भी इसी से रिलेटेड है। रिसर्च रिपोर्ट पेपर्स, आपका जो स्टेट है उसके रिस्पेक्ट में जो भी इकोनॉमिक रिसर्च की गई है, डेमोग्राफिक रिसर्च की गई है, जो भी आपकी रिसर्च होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है राज्य के विकास के लिए, वो सारे के सारे रिपोर्ट पेपर। और फाइनेंसेस के एस्पेक्ट में हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में अगर कोई एक्सपर्ट कमेंट्री की गई है, 1991 से लेकर 2022-23 के बीच के जो लगभग 30 साल गए हैं, इस बीच में हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में जो भी हमारे पास में फाइनेंसेस के रिस्पेक्ट में जो भी एक्सपर्ट कमेंट्री है, जैसे यूपी बिहार अगर आपके पिछड़े स्टेट्स हैं तो उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, इनको कैसे हम जल्दी से जल्दी तरक्की के रास्ते पर लेकर आए, इसको लेके कहीं पे किसी ने कोई कमेंट किया होगा, कोई रिपोर्ट बनाई होगी, कोई आपके पास में डाटा होगा, तो सारा का सारा डाटा जो है इसके ऊपर डाला जाएगा। अब क्योंकि अल्टीमेटली यही पॉइंट्स जो हैं, यही पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये डिटरमाइन करने में कि किसको कितना जो है रिसोर्सेज दिए जाएंगे, किसके साथ में कितनी शेयरिंग होगी, कौन से स्टेट्स हैं जिनका खास तौर पे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, कौन से स्टेट्स हैं जिनको कंपैरेटिवली अगर वो वेल टू डू है तो अगर कम पैसा भी दो तो काम चल जाएगा, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये सारी के सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको जो है पब्लिकली शेयर किया जाएगा। आगे अब ये जो आपका पोर्टल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, नीति NCAER स्टेट इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। अब ये जो पोर्टल है, इस पर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आखिर आपको मिलेगी कैसे? तो इसका जवाब यह है कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चार बड़े बड़े आपके कह सकते हैं कि कैटेगरीज में या चार बड़े बड़े बकेट्स में डिवाइड की जाएगी। सबसे पहले स्टेट रिपोर्ट्स, दूसरा डाटा रिपोजिटरी, तीसरा स्टेट फिस्कल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड, एंड चौथा है रिसर्च एंड कमेंट्री। एक एक करके इसको समझते हैं। स्टेट रिपोर्ट्स में आपकी जो मैक्रो और फिस्कल लैंडस्केप है 28 स्टेट्स का, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। हर एक स्टेट के ऊपर जो आपकी इकोनॉमिक जो आपका सर्वे आता है उसमें क्या बातें की गई हैं, हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में जो आपकी अलग से इंडिविजुअल जो स्टडीज की जाती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा और अगर स्टेट्स ने अपनी खुद भी इंडिविजुअली कुछ स्टडीज या रिसर्च कराई हैं, किसी ने अगर कोई आपका शोध पत्र लिखा है, किसी यूनिवर्सिटी ने कोई रिसर्च वगैरह किया है, वो सारा जो आपको इंफॉर्मेशन है, हर एक आपके जो 28 राज्य हैं उनका जो मैक्रो और फिस्कल लैंडस्केप है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज वहां पर चल रही हैं, उसका फिर आर्थिक तौर पर क्या जो है असर निकल कर आया है, वो सारी बातें जो उन सारी बातों से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स स्टेट रिपोर्ट की कैटेगरी में डाली जाएंगी। दूसरा है डाटा रिपोजिटरी, विल ऑफर एक्सेस टू कंप्लीट एंड डायरेक्ट डाटाबेस ऑफ 5 वर्टिकल्स, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फिस्कल, हेल्थ और एजुकेशन। अब डाटा रिपोजिटरी का जो सेक्शन है, तो
5 कैटेगरीज में एक स्टेट के बारे में जितना भी डाटा है सारा का सारा सरकारी डाटा आपसे शेयर किया जाएगा। डेमोग्राफी के रिस्पेक्ट में इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, वहां पे प्रोमिनेंटली किस तरीके के व्यापार किए जाते हैं, उसकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है वो क्या है, किस तरीके के मिनरल रिसोर्सेज वहां पर हैं, सारी चीजें शेयर की जाएंगी। फिस्कल, हेल्थ और एजुकेशन की क्या स्थिति चल रही है, इसके बारे में भी सारा डाटा जो है वो आपको इस पर्टिकुलर डाटा रिपोजिटरी की कैटेगरी में देखने को मिलेगा। तीसरा, फिस्कल एंड इकोनॉमिक डैशबोर्ड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ की इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल बी अवेलेबल। अब यहां पर वो हर एक स्टेट के रिस्पेक्ट में जो भी आपके इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जिसके बेसिस पर आप अंदाजा लगाते हो कि स्टेट जो है तरक्की याफ्ता है, तरक्की कर रहा है, या पिछड़ा हुआ है, या फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस की रास्ते पे आ रहा है। आपकी जो पर कैपिटा इनकम हो गई, आपकी पर कैपिटा इनकम के अलावा वहां पे जो ह्यूमन रिसोर्स की स्थिति है, आप इसके अलावा कितना आपकी जो है स्टेट की इनकम है, ये सारी चीजें जो है देखी जाएंगी। वहां पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, कितने टैक्सेस इकट्ठे हो रहे हैं, कितने आपके सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं, कितनी उनकी तनख्वाह जा रही है, कितना जो है ओवरऑल आपका सरकार कमा रही है अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीकों से, सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड अब ग्राफ्स के फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और ग्राफ के फॉर्म में इसलिए क्योंकि आपका एनालिसिस जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है। एक तो यह है कि डाटा आपके पास में लिखा हुआ हो, रिटन फॉर्मेट में हो, उसको फिर पढ़ के पूरा आपने एनालाइज करना पड़ेगा। एक यह है कि उसी का आपको पिक्टोरियल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए तो उसका एनालिसिस आप एक बार में देखते से कर सकते हो। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद में रिसर्च एंड कमेंट्री। तो जितने भी रिसर्च पेपर्स फाइनेंस के ऊपर या उसके किसी भी एस्पेक्ट पे अगर लिखे गए, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर अगर लिखे गए, उसके मैनेजमेंट के ऊपर लिखे गए, स्टेट के लेवल पर या नेशनल लेवल पर किसी भी स्टेट के रिस्पेक्ट में, वो सारे के सारे भी जो है यहाँ पर डाले जाएंगे। The portal will facilitate an understanding of macro, fiscal, demographic and socio-economic trends। अब ये सारी की सारी चीजें जब आप पढ़ोगे कि मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी की क्या स्थिति है, फिस्कल लेवल पर आपकी आर्थिक स्थिति क्या चल रही है, डेमोग्राफिक्स आपकी ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छा है, और सोशियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स वगैरह क्या है, तो उसके बेसिस पर आपको समझ में आएगा कि वो आर्थिक तौर पर तरक्की कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली उनको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, कितना दिया जा रहा है, वो सारा कंपैरिजन फिर कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में फिर ये बयानबाजी करना कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके जज्बात कुछ भी हों, अल्टीमेटली जब आप डाटा पे बात करते हैं तो फिर आपको काटा नहीं जा सकता, क्योंकि फैक्ट्स आपके जज्बात की परवाह नहीं करते। जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट होते हैं। इट विल हेल्प इन बेंचमार्किंग डाटा ऑफ वन स्टेट अगेंस्ट अदर एंड नेशनल फिगर्स। अब इससे एक फायदा ये भी होगा कि अगर ये इल्जाम लगता है कि भाई फलाने स्टेट को जो है ज्यादा पैसे दे दिए गए हैं, ठिकाने स्टेट को ज्यादा पैसे दे दिए गए, हमें कम दिए गए, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, न्याय त्राहिमाम फलाना ठिकाना, अगर ऐसी बातें होती हैं तो यहां पर भी इन सारे डाटा के बेसिस पर आप एक स्टेट की जो स्थिति है उसको दूसरे स्टेट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। किसी एक स्टेट को बेंचमार्क बना के उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। इन सारे स्टेट्स को या फिर किसी भी एक स्टेट को आप नेशनल फिगर्स के साथ में कंपेयर कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर वही बात कि आप एक फैक्चुअल एनालिसिस करेंगे, आप फैक्ट्स पे बात करेंगे, आप फैक्ट्स के बेसिस पर जो है इस तरीके की डायलॉग बाजी की कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अन्याय फलाना ठिकाना त्राहिमाम, इसका जो है फिर काउंटर जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी स्टेट की अगर जो स्थिति है वो उस स्थिति में कैसे पहुंच गया, कौन कौन जिम्मेदार है, किन सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या काम बनाए क्या काम बिगाड़े, इसका भी आपको उसके ऊपर भी आप प्रोडक्टिव किस्म की इन्फॉर्म डिबेट्स और डिस्कशन कर सकते हैं। जज्बाती बातें करने की जगह डाटा के बेसिस पर अगर आप बात करेंगे तो बेहतर चर्चाएं हो पाएंगी, सही आपकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हो पाएंगे, और उसके नतीजे में जो रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं वो भी आपके लिए वो भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगे। उनसे भी आप कुछ निष्कर्ष निकालकर कुछ तरक्की कर सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से निकल कर आती हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ, फोर्थ वर्जन ऑफ यूएस इंडिया ज्वाइंट ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR कॉल्ड टाइगर ट्रायम्फ विल टेक प्लेस फ्रॉम अप्रैल 1 to 13। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की जो आपकी ज्वाइंट फोर्सेस हैं, इनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसमें प्रोमिनेंटली किन बातों पे फोकस किया जाता है कि अगर कहीं पर आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है या डिजास्टर रिलीफ के लिए जाना है, समझिएगा बात को, कहीं पर अगर डिजास्टर हो जाता है, किसी भी तरीके का कोई डिजास्टर या नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो आपने भी नोटिस किया होगा सबसे पहले जिनको भेजा जाता है वो है आपकी आर्मी, साथ में आपका NDRF को भी भेजा जाता है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को भी भेजा जाता है, बट प्रोमिनेंटली उसके साथ में आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को जो है लगाया जाता है। तो ये जो है किसी भी डिजास्टर की स्थिति में फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। आप सपोज कर लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कैलेमिटी किसी देश में आ जाए और वहां पर एक देश के बस की बात ही नहीं है कि वहां पर वो अपनी मदद से रिलीफ असिस्टेंस भेज पाए, तो फिर कई सारे देश जो है वो मिलकर हेल्प करते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके की कोई परिस्थिति बनती है, कहीं पे कोई डिजास्टर की स्थिति हो गई या फिर कहीं पर अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देना है और उसके लिए तो उसके लिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस जो है मिलकर एक्सरसाइज करती हैं, कई जगहों पर मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशंस भी करती हैं। अब ये जो एक्सरसाइजेस की जाती हैं इसमें ये ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के को कैसे करना है, जब दोनों नेवीज या एयरफोर्स या आर्मीज या इनके साथ में मिलकर आपकी जो है एनडीआरएफ की टीम अगर काम करेंगी तो किस तरीके से जो है आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, इन सारी चीजों को लेकर जो है लगातार एक्सरसाइजेस वगैरह होती रहती हैं और इन एक्सरसाइजेस का नाम है
टाइगर ट्रायम्फ। तो समाचार यह है कि ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का चौथा वर्जन, फोर्थ टाइम जो है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज इस बार इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक के बीच में जो है कंडक्ट करवाई जाएगी। तो ध्यान रखना है, एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ किस तरीके की एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास नहीं है कि दोनों देशों की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हो, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। इसमें क्या करवाया जा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ को ध्यान में रखकर जो है ये एक्सरसाइज कराई जाती है, ताकि अगर कहीं पर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स को साथ में ऑपरेट करना पड़े तो किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहे। और ये इस बार आपका 1 से लेकर 13 अप्रैल तक इंडिया में इसका फोर्थ वर्जन जो है ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस इंटरऑपरेबिलिटी फॉर कंडक्टिंग एचएडीआर। वही जो मैंने बोला कि ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं तो इंटरऑपरेबिलिटी अच्छी बनी रहे। ये ना हो कि चारों तरफ में तबाही मची हुई है और जिनको आपने भेजा वो आपस में जो है कोऑर्डिनेट ना कर पा रहे हो, भाषा समझने में दिक्कत आ रही है, इंस्ट्रक्शंस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑर्डर्स को लेकर जो है क्लियर नहीं है कि चेन ऑफ कमांड आपका क्या बना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें। एंड टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड एस्टैब्लिश कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। तो एक तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपका क्लियर हो जाए कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे आपका लैंडस्लाइड हो गया, कहीं सुनामी आ गई, तो फिर आप किस तरह से ऑपरेट करोगे, आप जाओगे तो फिर कितने लोगों की टीम जाएगी, फिर उनके कितने और सब टीम्स बनेंगी, आप फिर अल्टीमेटली पहला एक्शन क्या होगा वहां पे उतरने के बाद में, और किस तरह से जो है फिर ऑपरेट किया जाएगा, क्या आपकी प्रायोरिटीज रहने वाली हैं। सबसे पहले आप जो है जो लोग जो जान माल का नुकसान हो गया उसका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, किन इलाकों को सबसे ज्यादा हिट किया गया है, वहां तक फिर पहुंचने के लिए कैसे क्या करना है, सारी व्यवस्था, ये सारी चीजों को लेकर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डेवलप किए जाएं। और दोनों जो आपके देश हैं उनके जो भी आपके ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, आपके जो पर्सनल्स हैं, उनको इसके लिए अच्छे से जो है प्रिपेयर कराया जाए, ताकि जब बाद में जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप इफेक्टिवली जो है अपना फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकें। एंड साथ ही साथ एक कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर वगैरह की एस्टैब्लिशिंग जो है वो करवाई जा सके। एंड अगर कहीं पर एक आपको सेंटर बना के भी ऑपरेट करना है तो वो चीज में भी कोई दिक्कत ना है। एंड अच्छे से फिर जो है वो कंबाइंड कोऑर्डिनेशन सेंटर चारों तरफ जितने भी आपके अलग अलग टीम्स हैं उनसे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन में रहकर काम कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। It will bring rapid and seamless coordination between India and US Joint Task Force. Harbor phase will take place between 1st and 7th April at विशाखापट्टनम। तो वही बात, दोनों आपके जो टास्क फोर्सेज हैं जो उसमें ऑपरेट करेंगी एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगी, उनके बीच में जो टीम बिल्डिंग है, टीम बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। अब हार्बर फेज जो है इसमें आपका तट पर रहते हुए जो जमीन पर आपको सारी एक्टिविटीज वगैरह करवानी है, जमीन पर रहते हुए जो डिजास्टर रिलीफ का सारा कार्यक्रम वगैरह है उसका जो वो सारी की सारी प्रोसेस 1 से लेकर 7 अप्रैल तक के बीच में होगी विशाखापट्टनम पे। और उसके बाद में अगर कहीं पे समुद्र में कहीं ऑपरेट करना पड़ गया साथ में तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं फिर वो 8 से लेकर 13 तारीख तक के बीच में आपका सी में जो है वो सारा का सारा फेज जो है उसको उसकी भी एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाएंगी। तो ये जो है अपना समाचार है एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ के बारे में। सवाल ये पूछा जाएगा कि एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का इस बार आयोजन कहां पे किया गया है, जवाब हो जाएगा इंडिया में, स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम में। किन किन के बीच में करवाया जाता है, जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में। किस तरीके की एक्सरसाइज है, तो ह्यूमन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के रिस्पेक्ट में करवाई जाने वाली एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है। एंड कितनी बार हो चुकी है, तो 3 बार इसके पहले हो चुकी है और ये इसका चौथा वर्जन है, 4th टाइम जो इसको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इतने कुछ क्वेश्चन यहां से अपने बनकर तैयार इस न्यूज में से होते हैं। एंड जितने भी आपके 1 डे के एग्जाम्स हैं, रेलवे हो गया, इसके अलावा एसएससी, इसके अलावा जो स्टेट की आपकी पीएससीज होती हैं वो पेपर हो गए, एंड जो बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स हैं आरआरबी वगैरह उसमें भी जो है ये न्यूज में से क्वेश्चन पूछे जाने की हाई संभावना है। प्लस जो डिफेंस के एग्जामिनेशंस हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस फोर्सेज, उनके लिए ये न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा काम की है। और जो एक्सवाई ग्रुप का भी जो रिक्रूटमेंट होता है, अग्निवीर की भी जो भर्ती होती है, जो भी जिनमें आपके रिटन टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं वहां पर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो इस न्यूज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। IFS officer Nidhi Tiwari has been appointed as private secretary to Prime Minister. She is a 2014 batch IFS officer. Appointments Committee of Cabinet has approved the appointment. तो 2014 बैच की एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज की अफसर हैं जिनका नाम क्या है, निधि तिवारी। फोटोग्राफ मैंने लगाई हुई है, आप देख सकती हैं मैडम की मुस्कुराती हुई तस्वीर। तो ये 2014 की एक IFS ऑफिसर हैं। इनको अब आपकी जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी है, जो जितने भी मेजर बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको अप्रूव करती है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में, अब उन्होंने इनको अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। प्राइम पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी होने का मतलब है कि भाई उनका जो डे टू डे पूरा शेड्यूल है, किससे वो मिलेंगे, कौन सी उनकी मीटिंग्स रहने वाली हैं, किसके साथ में फिर जो है उनका कौन सी मीटिंग्स वगैरह रहने वाली हैं, जो भी ये सारी जितनी भी चीजें हैं इस सब का लेखा जोखा या इसका पूरा जो हिसाब किताब है फिर वो इनको रखना है। जनरली एक सीनियर या फिर एक सीजन ब्यूरोक्रेट को इस तरीके की पोस्टिंग या इस तरीके की अपॉइंटमेंट दी जाती है। अब मिस तिवारी 2014 बैच की अगर IAFS ऑफिसर है, यानी कि 2025 में 10 साल की नौकरी हुई है इनकी, 10-11 साल की, इतना जल्दी अपने करियर में इस तरीके की इंपॉर्टेंट पोस्टिंग एक बात बताती है कि ये एक काबिल अफसर है। क्योंकि अगर काबिल नहीं होंगी तो इतने बड़े पोस्ट पर इतनी यंग एज में आपको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकता। अब अगर
अगर इनको अपॉइंटमेंट दिया गया मतलब एक काबिल है, इन्होंने अपने आप को प्रूव किया होगा, तभी प्राइम मिनिस्टर की प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर पीएमओ में अपॉइंटमेंट इनको दिया गया। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब ये समाचार दो एस्पेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है। महिला शक्ति के रिस्पेक्ट में अगर आपको कहीं पे कुछ एग्जांपल्स कोट करने हैं, मैडम निधि तिवारी का एग्जांपल लेटेस्ट एग्जांपल के तौर पर दिया जा सकता है, अगर कहीं पे मेंस आंसर राइटिंग वगैरह में आ जाए। और अगर वनडे के एग्जामिनेशन जितने भी हैं उसमें इस न्यूज में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि किसको अपॉइंट किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, या फिर ये कौन सी सर्विस से आती हैं, किस साल की ये आईएफएस ऑफिसर हैं। इनफैक्ट ये शायद यंगेस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर है, तो इसलिए ये न्यूज अभी काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है और ये अपने को अच्छे से प्रिपेयर करनी है। वनडे के एग्जामिनेशन में ये जो समाचार है इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। यूपीएससी में तो खैर कम चांसेस है, बट बाकी जो भी एग्जामिनेशन है उसमें इसमें से न्यूज, इसमें से समाचार, आप इसमें से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे राज्य में लगभग 19 के करीब धार्मिक शहर हैं, वहां पर इन्होंने लिकर की जो सेल है, शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लगभग 19 रिलीजियस सिटीज एंड टाउन्स में। तो ये जो समाचार है एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश के जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं व्यापम के थ्रू जो करवाए जाते हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने को ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा रेलवे वगैरह में भी, एसएससी में भी शायद आने को यहाँ से समाचार आप पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने अपने 19 जो है शहरों में शराब की बिक्री के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि उसकी संभावना कम है, बट एमपी से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस में बैठने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूज काम की है। तो याद रखना है 19 शहरों में ये प्रतिबंध लगाया गया है। कौन कौन से शहर हैं? सबसे पहला है अर्बन लिमिट्स ऑफ उज्जैन। याद रखिएगा, पूरा उज्जैन जिला नहीं है, उज्जैन जो शहर है जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो शहर में बना हुआ है। तो शहर उज्जैन शहर की जो अर्बन लिमिट्स है, जो शहरी सीमा है, उसमें जो है आप नहीं बेच सकते। दूसरा ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलतई, मंदसौर, अमरकंटक एंड ग्राम पंचायत लिमिट्स ऑफ सलकनपुर एंड कुंदलपुर। ये इतने जो आपके जो जगहें हैं, जो शहर हैं, यहाँ पर शराब की जो बिक्री है वो पूरी तरह से बंद कर दी गई। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेश निकल कर आ रहा है कि उज्जैन शहर की, क्योंकि अर्बन लिमिट्स में अब शराब नहीं बिकेगी, तो यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है और वहां पर जो है सिर्फ आपका वहां पर जो है शराब जो है वो प्रसाद के तौर पर चढ़ती है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि अब हम उनको प्रसाद कैसे चढ़ाएं, तो इसका फिर अब वो निकाला जा रहा है काउंटर की भाई आप अर्बन लिमिट्स के बाहर जाइए, वहां से खरीद कर लाइए। कुछ बोल रहे हैं कि इनकी जो मंदिर की प्रेमाइसेस है वहां पर आप इसकी बिक्री जो है उसको चालू करवाएं, एक एक्सेप्शन वगैरह देकर। तो इसकी भी डिबेट जो है चल रही है, बट पॉइंट ये है कि फिलहाल उज्जैन शहर की जो अर्बन लिमिट्स हैं, जो काफी पुरानी और प्राचीन रिलीजियस अपनी जो धार्मिक नगरी है, वहां पर ये प्रतिबंध अब लागू हो चुका है। एंड इसके अलावा ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है, महेश्वर जो है अपने आप में एक सीक्रेट प्लेस है, ओरछा में भगवान राम का मंदिर है जहां पे उनको राजा के तौर पर जो है पूजा जाता है, मैहर हो गया, यहाँ पर शक्ति पूजा का एक इंपॉर्टेंट केंद्र रहा है। चित्रकूट का तो बकायदा तुलसीदास जी के साथ में पूरा हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। दतिया में पीताम्बरा का मंदिर है, पन्ना, मंडला, मुलतई में भी शक्ति पीठ जो है वो स्थापित है, मंदसौर की भी यही कहानी है। तो पॉइंट ये है जितनी भी आपकी रिलीजियस प्लेसेस हैं इन सबके नाम अपने को एक याद रहना चाहिए, एक सरसरी निगाह जो अपने को मारना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूरे उज्जैन में जो है या फिर उज्जैन जिला जो है उसमें आपने प्रतिबंध लगा रखा है। जवाब है नहीं, उज्जैन शहर की जो अर्बन लिमिट्स हैं सिर्फ उतने के लिए जो है इसको लागू किया गया। ये न्यूज एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काम की है, मध्य प्रदेश के दूसरे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लिए काम का समाचार हो सकता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलें, ज्यादा इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको जीएसटी इनवॉइसिंग के बारे में बात करनी है। एंड ये जो न्यूज है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। इकोनॉमी जो हमारा सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज में, प्रीलिम्स में इसमें से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। एंड इसके अलावा और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, वहां पर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस न्यूज में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलें तो शुरू करते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से इसको अपने को कवर करना है। जीएसटी ई इनवॉइसिंग फ्रेमवर्क from 1st April business houses have to comply with new rules on GST e-invoices। तो समाचार क्या है, 1 अप्रैल जिस दिन अपना नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, पता ही होगा आप लोगों को, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जो अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। और ये फाइनेंशियल ईयर क्या कहलाएगा, 2025 से 26। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जो है अपना शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से, और अगले साल 31 मार्च तक ये चलने वाला है। अब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही जीएसटी ई इनवॉइसेस के ऊपर कुछ नए नियम हैं वो फोर्स में आ गए हैं। एंड अब जितने भी आपके बिजनेस हाउसेज हैं उनको इन नए नियमों के अनुसार जो है चलना पड़ेगा। जीएसटी ई इनवॉइसिंग के ऊपर इन नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। ये तो हो गई न्यूज। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये जीएसटी ई इनवॉइसिंग होती क्या है, या फॉर दैट मैटर ये ई इनवॉइसिंग होती क्या है। तो पहले हम लोग वो देखते हैं और उसके बाद में फिर ये जो नए रूल्स आए हैं इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग? It involves reporting of business to business and export invoices issued by taxpayers to their customers on e-invoice portal and getting a unique
इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN। मतलब ये कि अगर कोई दो बिजनेसेस हैं और उनके बीच में आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन हुआ, एग्जांपल के लिए लेट्स से अगर मैं कंप्यूटर को बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो लगते हैं, मैं उनको बेचता हूं, और एक आदमी है वो इन सारे पार्ट्स को मिलाकर कंप्यूटर असेंबल करता है या उसका कोई भी डिफरेंट जो आपके अलग अलग डिवाइसेस हैं वो असेंबल करता है और उनको फिर वो बेचता है। अब उसने मेरे से थोक में बहुत सारा सामान खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस टू बिजनेस, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में भी अल्टीमेटली बिल तो बनता ही होगा, कोई ना कोई आपका इनवॉइस तो इशू होता ही होगा। तो ये आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये। इसके अलावा अगर कहीं पर कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो उसके जो इनवॉइसेस इशू किए जाते हैं टैक्स पेयर्स के द्वारा। अब कोई बिजनेस अगर चल रहा है तो और इतना चल रहा है कि वो अल्टीमेटली अपना भी टैक्स वगैरह पे करता है, तो याद रखिएगा, बिजनेस टू बिजनेस अगर कोई ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है या फिर किसी देश में हो रहा है या देश के बाहर अगर कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके लिए चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस टू इंडिविजुअल कोई ट्रांजैक्शन हो, मगर टैक्स पेयर्स के बीच में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसके बाद में फिर एक इनवॉइस इशू किया जाता है, एक बिल जो है वो आपका इशू किया जाता है। तो इस तरीके के इनवॉइसेस वगैरह को, इस तरीके के बिल्स को आपको एक ई इनवॉइस पोर्टल बनाया जाता है, उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद में फिर आपको ये जो भी आपने बिल वगैरह अपलोड किए हैं इसके ऊपर एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर या फिर IRN दिया जाता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो कहलाती है ई इनवॉइसिंग। तो क्या मतलब निकला ई इनवॉइसिंग का? अगर बिजनेस टू बिजनेस कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है किसी भी देश के अंदर या किसी देश के बाहर कोई सामान एक्सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस टू इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हो, और उसमें एक टैक्स पेयर जो है वो आपको अगर एक इनवॉइस इशू करना है, एग्जांपल के लिए आप किसी को सामान बेच रहे हो और वो आदमी जो है टैक्स पे करता है, तो वो अल्टीमेटली आपको इसके ऊपर जो है उसके नाम आपने जो है एक पर्टिकुलर आपका बिल फाड़ा होगा। अब ये बिल जो है उसको जाकर जो है अपलोड करना पड़ेगा। या फिर अगर आप अपने देश में कोई सामान एक्सपोर्ट करके मंगवा रहे हो तो फिर अल्टीमेटली वो बिल आपके नाम पे पड़ेगा, तो और आप भी जो है अल्टीमेटली टैक्स पेयर हो गए, तो आपको फिर जो है ये बिल जाकर आपका ई इनवॉइस पोर्टल जो है इसके ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई भी जो है इस तरीके का बिल अगर अपलोड करता है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन वाला करता है या फिर अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई अगर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें अगर कोई आपका बिल इशू किया गया है किसी टैक्स पेयर के द्वारा, तो ये भी जो है आपको जाके अपने इनवॉइस पोर्टल के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। अब ये जब आप अपलोड कर दोगे तो उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलेगा। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है ये कहलाती है ई इनवॉइसिंग या फिर आपका जो भी आपने ये पूरा ट्रांजैक्शन किया उसकी आप कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है आपके बिल का, इसको इनवॉइस डिजिटलाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये इनवॉइसिंग हो गई। अब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 2020 फॉर टैक्स पेयर्स विद एनुअल टर्नओवर ऑफ अबव 500 करोड़। तो 2020 में इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और जो भी आपकी जो बिजनेसेस वगैरह थे जिनमें 500 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर था, वो सारे के सारे टैक्स पेयर जिनके बिजनेसेस का एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा था, उनको ये बोला गया कि आपके सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह की ई इनवॉइसिंग आप करवाओगे, यानी कि जितने भी आपके बिल्स वगैरह इशू हो रहे हैं वो आप ऑनलाइन जो है आपका पोर्टल पे जमा करोगे और उसका एक यूनिक आपको रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। 2022 में फिर यह बोला गया कि 100 से 500 करोड़ के बीच में भी अगर आपका ट्रांजैक्शन आपका टर्नओवर है तो आपको भी जो है ई इनवॉइसिंग कराना पड़ेगी। मतलब पहले क्या था, 500 करोड़ से ज्यादा अगर आपका बिजनेस है तब आप ये करोगे, मगर अब अगर आपका बिजनेस 100 से 500 के बीच में भी है तो भी आपको जो है ये और 500 से ज्यादा है तब तो करना ही पड़ेगा, मगर 100 से 500 के बीच में है तब भी आपको करना पड़ेगा। अब 1 अप्रैल से नए नियम ये लागू किए गए हैं कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, समझिएगा, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा है तो भी आपको ये ई इनवॉइसिंग जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर मैंडेटरीली करवानी ही पड़ेगी। और जब एक बार आप ये करवा लोगे, आप अपना जीएसटी का पोर्टल के ऊपर जाकर ये इनवॉइसेस वगैरह आपके जमा कर दोगे, तब आपको एक साइन क्यूआर कोड जो है वो वापस मिलेगा एंड ये आपके पास में भी डिजिटल रिकॉर्ड हो जाएगा और ये आपका टैक्स डिपार्टमेंट के पास में भी रिकॉर्ड हो जाएगा किस तरीके से क्या ट्रांजेक्शन वगैरह हुए। इसका फायदा यह है कि टैक्स चोरी जो है इसको और ज्यादा अवॉइड किया जा सकता है, टैक्स चोरी जो है इसको और ज्यादा कम किया जा सकता है। और 10 करोड़ से ऊपर के बिजनेसेस की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो आपकी एमएसएमईज हैं जो ठीक ठाक प्रॉफिट में चल रही हैं वो इसमें कहीं ना कहीं कवर अप हो जाएंगी एंड बहुत बड़े लेवल पर जो है आपका टैक्स इनवॉइसिंग जो है वो आपका शुरू होगी। इसके नतीजे में आपकी इकोनॉमी दो चीजें होनी, एक तो डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा, तो सरकार को पता रहेगा कि भाई इकोनॉमी में पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, सारी चीजें, और इसका फिर गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, उसका पूरा प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखा जा सकता है, फिर उसको ट्रेस किया जा सकेगा। और दूसरी चीज यह है कि टैक्स चोरी जो हो रही थी बहुत बड़े लेवल पर, जो आपका जीएसटी वगैरह आने के बाद में भी टैक्सेस वगैरह से बचा जा रहा था, अनफेयरली टैक्सेस वगैरह को अवॉइड किया जा रहा था, उससे जो है बचा नहीं जा सकेगा, काफी हद तक जो है उसके ऊपर भी एक लगाम इसके चलते लग पाएगी। तो ये जो है नए नियम अपने लागू किए गए हैं जिनको जो है पालन करवाया जाना है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये ई इनवॉइसिंग क्या होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस टू बिजनेस अगर आपके कोई ट्रांजेक्शंस हुए हैं और उसका कोई अगर आपका इनवॉइस या फिर बिल इशू हुआ है तो उसको भी आपको सबमिट करना है, या फिर अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई बिल किसी टैक्स पेयर ने आपको दिया है
तो उसको भी जो है आपको फिर जाकर उसको आपका ऑनलाइन जो पोर्टल होता है उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है और उसके रेफरेंस में फिर आपको एक अल्टीमेटली एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर मिलता है। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है जीएसटी इनवॉइसिंग। करवाई क्यों जाती है? ज्यादा बेहतर फॉर्मलाइजेशन आ जाता है, रिकॉर्ड रहता है और टैक्स चोरी को फिर आप इससे अवॉइड कर सकते हैं। इससे टैक्स नहीं बचाया जा सकेगा अगर टैक्स की चोरी जो है उसको नहीं किया जा सकेगा। अगर कहीं पे हो रही है तो उस पर रोकथाम लगेगी। भारत में 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था 500 करोड़ या उससे ज्यादा का जो टर्नओवर चल रहा है, 500 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर वालों के लिए। फिर 2022 में 100 से 500 के बीच में भी अगर आपका टर्नओवर है तो भी आपको वो सारे टैक्स पेयर्स को बोला गया आप ई इनवॉइसिंग करवाओ। और अब नए नियम ये है कि 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है तो फिर आपको ई इनवॉइसिंग करवाना पड़ेगी। 1 अप्रैल से ये सारा का सारा जो प्रोसेस है लागू हो गया है। और जब आप ये करवा लोगे तो उसके बाद में पोर्टल आपको एक साइन क्यूआर कोड जो है वो वापस करता है, जिसमें आप और इसकी मदद से फिर आपके पास में भी एक रिकॉर्ड रहता है कि भाई आपने सारा अपना इनवॉइसिंग वगैरह करवा रखी है और सरकार के पास में भी उसका रिकॉर्ड चला जाता है। तो ये जो है समाचार है जो अपने को याद रखना है। हाई चांसेस है कि यहां से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेस सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 2 अप्रैल 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।